तो दोस्तों देखिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स को और उनसे जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा बिना स्किप करे ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पर एलटीटीएस, काफ़ी शानदार कंपनी है। ऊपरी स्तरों से देखिए अभी भी 23% हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है और आज के दिन यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या है वो खबर? अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल चार्ट पे देखें क्या सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टॉक में दोस्तों गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद देखिए यहाँ पर एक 200 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रही है स्टॉक और कंसोलिडेशन ज़ोन का कहीं न कहीं ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है और आरएसआई भी यहाँ पर अब आपको देखिए पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहा है दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए काइंड ऑफ यहाँ पर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप धीरे-धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी आपको अग्रेसिव यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है कम से कम 3 से 5 साल का, तो आप अपनी एसआईपी को डेफिनेटली हर डिप पे यहाँ पर दोस्तों आपको डिप्लॉय करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज़ अभी भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, एक इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर एक बाइंग करने लायक जो है लेवल्स आ चुके हैं, तो आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका लंबे समय का नज़रिया होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा लेटेस्ट अपडेट, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों आज ही की अपडेट है जहाँ पर एलटीटीएस सेलेक्टेड एज अ ग्लोबल प्रिफर्ड इंजीनियरिंग सप्लायर बाय एयरबस ग्रुप। तो जी हाँ दोस्तों, एयरबस ग्रुप के साथ यहाँ पर इन्होंने एक पार्टनरशिप की है और लॉन्ग टर्म ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है फॉर द ईएमईएस एंगेजमेंट, यानी कि इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज स्ट्रेटेजिक सप्लायर। तो एयरबस के साथ दोस्तों ऑलरेडी एक काफ़ी लंबे समय से इनकी पार्टनरशिप है, कई मतलब आई थिंक एक डेकेड से यहाँ पर इनकी पार्टनरशिप अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो देखिए with the EMEA selection, LTTS has entered into a long-term commitment to provide best-in-class technology and engineering capabilities to the Airbus Group. LTTS has also scaled up operations across Airbus key geographic locations, including देखिए ये फ्रांस की कोई जगह है विच इज पॉइज्ड टू बिकम द मेन R&D सेंटर फॉर द एक्सीलेंस। और LTTS हैज बीन अ स्ट्रेटेजिक सप्लायर विद एयरबस ग्लोबली। तो पिछले कई सालों से एयरबस के लिए ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब EMES यहाँ पर सपोर्ट भी ये देने वाले हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कस्टमर सर्विस डोमेन और पूरा यहाँ पर ये पूरा एंगेजमेंट को यहाँ पर ये कवर करने वाले हैं, पूरा इकोसिस्टम को यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप है और जिस प्रकार मैंने बोला दोस्तों इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, तो ऐसे ऑर्डर्स इनको अभी थोड़े टाइम पहले भी एक बड़ा ऑर्डर एलटीटीएस को हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में मिलता हुआ देखने को मिला था। अब देखिए यहाँ पर हमको इसमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और अमित चड्डा जो इनके सीईओ उनका क्या कहना है, एयरबस ग्रुप इज आर एस्टीम्ड कस्टमर विद whom we have had a decade long relationship which is further strengthened by our selection as an EMES supplier। तो ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और इसकी वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक में आज हमको एक तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% के आसपास हमको स्टॉक तेज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एशियन पेंट्स, और एशियन पेंट्स की जो गिरावट है दोस्तों यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन भी आप देखिए ऑलमोस्ट 4% की करेक्शन देखने को मिल रही है और काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है और ये जो स्टॉक है मान के चलिए आप करीब करीब 2700 तक भी आ सकता है। जी हाँ, तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 2800 तक दोस्तों ये स्टॉक आ सकता है और उससे ज़्यादा गिरावट होती है तो आप मान के चलिए 2600 तक भी ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। और एशियन पेंट या फिर पेंट सेक्टर की बात करें तो क्रूड ऑयल यहाँ पर एक मेजर रॉ मटेरियल है इस सेक्टर के लिए। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस में अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं $117 दोस्तों। जी हाँ, आप देखिए लगातार ये जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो ये क्राइसिस है जिसकी वजह से सप्लाई चेन यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और पेंट सेक्टर पे इसका प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर गोल्डमैन सैक एंड डिफरेंट जो बड़े रिसर्च फर्म्स हैं उनका कहना है कि 125 पर बैरल, जी हाँ दोस्तों, $125 पर बैरल तक ये प्राइसेस जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगले क्वार्टर में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इनकी अर्निंग्स पे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा वेट एंड वॉच मेरे को लगता है कि हमको करना चाहिए एशियन पेंट या फिर जो केमिकल सेक्टर की कंपनीज हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मैं यहाँ पर साफ साफ आपको कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से दोस्तों अब यहाँ पर मौका आ रहा है एशियन पेंट्स को आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो
प्राइसेस हैं हमेशा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ये कभी ना कभी तो नॉर्मल होंगे, हो सकता है 1 क्वार्टर लगे, 2 क्वार्टर लगे, लेकिन ये हमको कूल ऑफ होते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है। इन्होंने नवंबर में भी प्राइस हाइक किया था, दिसंबर में भी प्राइस हाइक किया था और हो सकता है आगे भी ये प्राइस हाइक करें जितना ज़्यादा ब्रेंट क्रूड जो इनके क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और एज़ पर दी मैनेजमेंट जो अमित सिंघले हैं इनके एमडी सीईओ, उनका कहना है कि कैपेसिटी एडिशन ये करेंगे आने वाले FY 23 में। और जैसे कि आपको पता ही है होम डेकोर में भी उतर चुके हैं। तो एशियन पेंट्स के उसके बारे में देखिए ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। मेरे ख्याल से आपको हर डिप पे इसको ऐड करना चाहिए। हो सकता है और करेक्शन आ जाए, लेकिन जितनी ज़्यादा करेक्शन आएगी उतना ज़्यादा आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये पहले भी था, आज भी और आगे भी हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स के स्टॉक में भी देखिए लगातार गिरावट हो रही है। 39% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और जैसे हमने बात करी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये स्टॉक दोस्तों और ज़्यादा यहाँ पर देखिए अभी इसको रिवर्सल लेने के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ का आना ज़रूरी है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नेगेटिव ट्रेंड है, सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक है। ठीक है, और 2700 तक ये स्टॉक भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन हर गिरावट यहाँ पर एक एडिशन मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। यहाँ पर एसआईपी आप ज़रूर डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर आपका क्यूएसआर सेक्टर पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, मैनेजमेंट पे भरोसा है, तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर पे आपको इस कंपनी पे ज़रूर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। अब यहाँ पर कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो डोमिनोज पिज़्ज़ा के सीईओ हैं उनका यहाँ पर रेजिग्नेशन हुआ है। तो रेजिग्नेशन नहीं है, वो एक्चुअली रिटायरमेंट उनका यहाँ पर होने वाला है। उनका खुद का डिसीजन है, रिटायरमेंट ले रहे हैं और जो ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं वो ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो टेक ओवर करेंगे। तो डोमिनोज जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास है, तो यहाँ पर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। तो एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं सोचा इसके लिए आपको यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट तो अभी हुआ है ना, स्टॉक तो पहले से ही गिर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, वो अब एडजस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो इनके भी जो है बेसिकली इनके बैलेंस पीएनएल पे भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमको देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से दोस्तों देखिए अर्निंग्स अभी भी यहाँ पर क्लियरली विजिबल नज़र आती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे भी। ठीक है, और गिरता है तो और ऐड कर सकते हैं, बाकी आप अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस लेवल पे मेरे ख्याल से इस लेवल पे जो है यहाँ पर आपको एसआईपी अपनी करनी चाहिए और धीरे-धीरे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का ये कॉन्ग्लोमरेट है, जिस जिस बिज़नेस में यहाँ पर दोस्तों ये फोरे करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त अंडरलाइंग यहाँ पर एक वैल्यू छुपी हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और कभी ना कभी अगर बिज़नेस यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग होती है, डीमर्जर होते हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी, चाहे हम के रिटेल की बात करें बिज़नेस की, या फिर डिजिटल की बात करें, या फिर आप कह सकते हैं जियो की बात करें, या फिर हम इनके दूसरे जो सेगमेंट्स हैं ग्रीन एनर्जी की, रिन्यूएबल्स की बात करें, तो सब में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो इस लेवल पे आप 13% की करेक्शन पे इसको ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, बहुत बड़ी कंपनी है, धीरे-धीरे ग्रो होगी, लेकिन डेफिनिटली यहाँ पर ये ग्रो होने की पूरी-पूरी कैपेबिलिटी रखती है। अब आज की डेट में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर है, जहाँ पर रिलायंस और सनमीना का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है एंड ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर किया गया है। ये जो बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दे आर केटरिंग टू ग्रोइंग डिमांड फॉर हाई टेक इंफ्रा हार्डवेयर इन इंडिया एज वेल एज एड्रेस दी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईएमएस क्षेत्र में, हाई टेक इंफ्रा में, तो उसको यहाँ पर ये केटर करने वाले हैं और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ी है इस क्षेत्र में। तो इसको यहाँ पर दोस्तों जॉइंट वेंचर किया गया है and this joint venture will create a world class electronic manufacturing hub in India in line with the honorable Prime Minister Make in India vision. The joint venture will prioritize high tech infra hardware for growth markets and across industries such as communications, networking एंड जो इसके अंदर आता है वो 5G, क्लाउड इंफ्रा, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। और ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ग्रोथ सेक्टर है, इंडस्ट्री ये आगे बनने वाली है। क्लाउड की बात करें, 5G की बात करें, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स की बात करें, तो इसमें ये जॉइंट वेंचर किया गया, तो अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पर रिलायंस में लगातार ऐसे एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स आपको होते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो रिलायंस में तो दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पे आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं धीरे-धीरे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मेस्टेक। अब मेस्टेक में भी देखिए आप यहाँ पर एक बेस ये गजब का सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ नजर आया 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एंड देन यहाँ पर हमको ट्रेंड वापस से रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है और अब ये स्टॉक जो है यहाँ से निचले इस तरह से बाइंग होती हुई नजर आ रही है। देखिए मेस्टेक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी छोटी कंपनी, आई थिंक 7 to 8,000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है और इसी क्षेत्र में बहुत ही दिग्गज कंपनी बैठी हुई है। तो अगर आपको दोस्तों देखिए
रिस्क लेना है तो मैस्टेक के साथ मेरे हिसाब से, मैं अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन आप जानना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। क्योंकि बेसिकली ये जो कंपनी है अभी यूके में ही आप कह सकते हैं कि मेजरली इनका रेवेन्यू यूके की गवर्नमेंट से आता है, लेकिन धीरे-धीरे अपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ये कर रहे हैं। लगातार दूसरी ज्योग्राफीज़ में अपने बिज़नेस को ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ से री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और जो जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है? और साथ ही में आप देखेंगे तो कि जिस प्रकार की हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी थी, तो काफ़ी सारी डील भी इन्होंने रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स में की है, काफ़ी अच्छा क्लाइंट एडिशन हुआ है। और आपने देखा रिसेंटली अशांक देसाई जो इनके एमडी सीईओ प्रमोटर हैं, वो लगातार अपने कंपनी में बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी हाँ, तो इसके बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँ क्या क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है। 23% करेक्ट हो चुका है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है, अपना एलोकेशन को यहाँ पर आप प्रॉपर रखिए। छोटी कंपनी है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एलोकेशन मत रखिए, लेकिन आप इसमें अगर आप एक ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं या ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में जाना चाहते हैं आईटी सेक्टर की किसी कंपनी में, तो मैस्टेक यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग तो लगातार कम हुई है, अभी तो अशांक देसाई खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कम हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इवोसिस का इन्होंने एक्विजिशन किया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पर ये ओरेकल में एक ज़बरदस्त अब इनके पास कैपेबिलिटीज़ आ चुकी है, ठीक है? तो इवोसिस का जो एक्विजिशन किया था, उनके जो प्रमोटर्स हैं, वो दे आर नाउ क्लासिफाइड अंडर द पब्लिक कैटेगरी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैस्टेक के जो है प्रमोट शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मैस्टेक का, तो लेट मी शो यू। तो देखिए ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पर मैस्टेक का, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये है प्रमोटर, ठीक है? अशांक देसाई, जैसे मैंने आपको बोला अशांक देसाई लगातार अपने कंपनी में स्टेक बाइंग कर रहे हैं। और पब्लिक में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है उमंग नाहटा, राकेश रमन, जो कि इवोसिस के फाउंडर्स हैं, तो वो अब पब्लिक दे आर क्लासिफाइड अंडर द पब्लिक कैटेगरी। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग में इनकी कम हुई है प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पर एक्चुअली वो क्लासिफाइड पब्लिक कैटेगरी में हुए हैं, इसकी वजह से आपको वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, आई थॉट कि यहाँ पर आपको इसको मैं क्लैरिटी दे दूँ। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, एक और टियर 1 दिग्गज कंपनी। काफ़ी देखिए अगर हम टियर 2 कंपनीज़ की बात करें, उनके मुकाबले टियर 1 कंपनीज़ के वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप लंबे समय का नज़रिया रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं। एंड यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, लगातार प्रमोटर्स देखिए यहाँ पर एक्विजिशन कर रहे हैं। 2 मार्च की आप देख सकते हैं, प्रमोटर ने 2 मार्च को, 23 फेब 2022 को लगातार यहाँ पर बाइंग की है। वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपको नाम दिखाना चाहूँ तो देख सकते हो। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में, तो अपने आप में ये काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो टियर 1 कंपनीज़ में आपको यहाँ पर अपना जो है ज़रूर अपना यहाँ पर एक्सपोज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ सस्टेनेबल रहती हुई नज़र आ सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों अगेन मैं आईटी सेक्टर की बात करूँगा। आप देखिए आज आईटी सेक्टर में एक शानदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 2% की आज हमको सेक्टर इंडेक्स लेवल पे तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा तेज़ यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर ही हमको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों कल की अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, जहाँ पर फेड रेट इंटरेस्ट हाइक के रिगार्डिंग यहाँ पर एक अपडेट है। जेरोम पावेल बैक्स 25 बीपीएस पॉइंट मार्च रेट हाइक। तो यहाँ पर जेरोम पावेल ने यहाँ पर बोला है कि 25 बीपीएस पॉइंट, मतलब बिप्स, मतलब कि बेसिकली जो है परसेंटेज टर्म्स में बिप्स बोला जाता है इसको, मतलब कि 1 बिप में होता है करीब दोस्तों 0.01। तो 0.25% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक की जा सकती है टू कर्ब द इन्फ्लेशन। और आप देख सकते हैं आज ही की अपडेट है, और कल यहाँ पर एक्चुअली ये मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था 25 बीपीएस पॉइंट यहाँ पर हाइक किए जा सकते हैं टू टू कर्ब द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये था कि 0.50% भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 0.25 बीपीएस बोलते ही, मतलब 25 बीपीएस बोलते ही यहाँ पर एक टेक, मतलब आईटी सेक्टर में हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है भविष्य में ये ज़्यादा बढ़ा दे, अगर इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में नहीं आया तो हो सकता है ये क्वार्टर के बाद 0.5%, 0.50% या फिर 0.75% भी बढ़ा दे। लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ पर 25 बीपीएस की बात की गई है, जो कि मार्केट में एक तरीके से पॉजिटिव यहाँ पर लिया गया है।
तो ये है दोस्तों आईटी सेक्टर में तेजी का एक फैक्टर जिसकी वजह से आपको आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। लेट्स सी यहाँ पर क्या हाइक रहती है और क्या यहाँ पर रशिया यूक्रेन का क्राइसिस किस प्रकार यहाँ पर उसका आउटकम आता है, तो ये सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कोई भी कमेंट है, डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका थॉट प्रोसेस आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।